अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। डिटेल में जाने से पहले आपको इतना कहती चलूँ, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। और आज के बारे में कुछ इस किस्म की गुफ्तगू है और इस किस्म का टॉपिक है जो कि आज का टॉपिक कह सकते हैं, आप सीजनल टॉपिक कह सकते हैं। मैं बात करूंगी इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। इन्फ्लुएंज़ा आजकल जो है वो वायरल डिज़ीज़ है, और रियली में आप इसको वायरल डिज़ीज़ कह सकते हैं बिकॉज वायरस ही इसको कॉज करते हैं। यूजुअली A B C इन्फ्लुएंज़ा वायरस होते हैं और ये कॉज करते हैं। तो इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कह सकते हैं बिकॉज इसकी इन्फेक्शन ऐसी होती है कि पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करती है, फैल जाती है। ठीक है जी, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर जाता है और आपके पास आने वाले तकरीबन तमाम पेशेंट्स इस सीज़न में जब आते हैं, सर्दियों के मौसम में, तो क्या होता है कि एक ही तरह की तकरीबन कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। अच्छा, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस की मैं बात कर रही थी, तो ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होता है। मींस कि इसका वजूद वहाँ पर मौजूद होता है। वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। और कॉजेज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि कॉजेज़ के हवाले से ये है कि एक्यूट फॉर्म में जब डिज़ीज़ होती है तो वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। और ये याद रखिए कि ये एयरबोर्न इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनके ज़रिए स्प्रेड करती है ये सारी प्रॉब्लम इन्फ्लुएंज़ा की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये है कि एज, सेक्स और रेस ये तो मैटर ही नहीं करते। मींस कि ये चीज़ें एग्जाम्पशन है ही नहीं, इसमें किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी सेक्स को हो सकता है और किसी भी रेस में, यानी किसी भी नस्ल से रिलेटेड लोग हों, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है। इन्फ्लुएंज़ा का ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 दिन होता है यूजुअली। और अगर ये बिगड़ जाए और ज़्यादा हो जाए या उसको ट्रीट ना किया जाए, ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशन होती हैं बल्कि ये इसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि हमें पता होना चाहिए, जब हम ऑब्ज़र्व करें, देखें, तो हमें पता चले कि पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आपके पास आया है। तो इन्फ्लुएंज़ा के सिम्टम के हवाले से बात करती हूँ कि इसके सिम्टम्स के हवाले से ये है कि सडन ऑनसेट होता है, याद रखिए। दैट्स मीन के अक्यूट प्रॉब्लम है ये। और इसमें एक्यूट मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। ये इसकी जो सिम्टम्स हैं ये वेरी भी कर सकती हैं। एक तो सिंपल इन्फ्लुएंजा है ना, उसमें क्या होता है कि चिल होता है, ठंड लगती है, सर्दी लगती है, फीवर हो जाता है, लैसिट्यूड होता है तबीयत में, यानी थकावट, सुस्ती और लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, बिल्कुल भूख ही नहीं लगती पेशेंट को। इसके साथ ही साथ सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द जिसे कहते हैं। साथ में मस्कुलर पेन्स होती हैं जो तमाम बॉडी में महसूस होती है। फिर इन्फ्लुएंजा में जब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इन्वॉल्व होता है और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, यानी इस लेवल पे जब प्रॉब्लम आता है तो आप देखेंगे कि पेशेंट में प्रोस्ट्रेशन भी होगी, यानी कि वीकनेस भी आएगी, स्नीजिंग भी उसे बहुत होगी, छींकें यानी बहुत आएंगी, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नोज़ी वगैरह रन करेगी बहुत ज़्यादा, फुलनेस ऑफ ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया में जो है वो स्प्यूटम बन जाएगा बहुत। इसके अलावा हार्श कफ आएगी, बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस होगी, वॉइस में खुरदरी सी आवाज़ होगी, नेज़ोफेरिंग्स और लेरिंग्स में प्रॉब्लम आएगा, और नोज़ ब्लीड भी समटाइम हो सकती है। इसके अलावा नोज़िया हो सकता है साथ में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक सिम्टम इन्फ्लुएंजा की जो होती है वो है पेन इन लिम्स, यानी कि तमाम हाथों, बाजुओं, जिस्म में पूरे में दर्द होता है। फीवर जो है वो 4 to 6 डेज रह सकता है। और इसमें ऐसा होता है कि 101 से 103 तक रहता है, यानी 101 से 103 तक तकरीबन फीवर होता है। जबकि सवियर केसेस में क्या होता है कि ये 105 तक भी समटाइम चला जाता है। और पल्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट की। साथ ही साथ अब जब देखते हैं तो फ्लश्ड फेस होता है, बिल्कुल तमतमा रहा होता है चेहरा, रेडनेस होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। और नेज़ल पैसेज जो है वो स्वोलन होता है और कंजेस्टेड होता है, यानी कि नोज़ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेल किया होता है। इवन जो है वो साफ़ करना भी जो है वो, अगर बच्चे की आप नोज़ ही साफ़ करेंगे तो वो स्वेलिंग जो हुई होती है वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा अंदर भी जो है वो स्वेलिंग हुई होती है और कंजेस्टेड होता है, यानी नाक समटाइम बंद होता है और साथ ही साथ फुल ऑफ स्प्यूटम होता है।
रिकवरी के साथ साथ क्या होता है कि फ़ीवर कम होने लगता है, यानी कि जैसे इसकी रिकवरी होना शुरू होती है, पेशेंट बेहतर होना शुरू होता है, तो फ़ीवर की कंडीशन भी जाती रहती है। अब बात आ जाती है डायग्नोसिस के हवाले से। तो डायग्नोसिस के हवाले से ये बात आपको डिफरेंशिएट करती चलूँ कि ब्रोंकाइटिस की और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो मिलती जुलती सी होती हैं, सिवाय इसके कि इन्फ्लुएंज़ा में क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है और साथ में तमाम बॉडी में सीवियर पेन होती है विद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन, यानी साथ ही साथ स्टमक भी डिस्टर्ब होता है। ये थ्रोट कल्चर में पता चल जाता है, यानी जब स्वैब के जरिए स्पुटम लेके टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है कि इन्फ्लुएंज़ा है या कोई और प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन के हवाले से कि हर चीज़ की प्रिवेंशन की जा सकती है, जैसे ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाए पेशेंट, बिकॉज एक से दूसरे को लगने का रुझान होता है। इसी तरह अगर कोल्ड को यानी ज़ुकाम को इनिशियल स्टेज पर टैकल कर लेंगे, उसको ठीक कर लेते हैं, क्योर कर लेते हैं, तो देन ये बचा जा सकता है इससे। इसके अलावा एपिडेमिक के दौरान इन्फ्लुएंजा और आर्सेनिक का इस्तेमाल करें, यानी इन्फ्लुएंजिनम और आर्सेनिकम हमारी मेडिसिन है, इसका अगर यूज़ किया जाए तो ये इसके जो टेंडेंसी बढ़ने की है उसे रोकता है। इसके साथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक होना चाहिए, जूसेस होने चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, शुड बी गिवन बाय माउथ, यानी औरली पेशेंट ये चीज़ें ले। इसके अलावा इजीली डाइजेस्टेबल डाइट होनी चाहिए, हैवी और भारी भरकम किस्म के खाने नहीं देने चाहिए ऐसी कंडीशन में पेशेंट को, बिकॉज अगर आप फीवर में देंगे तो ये अंतड़ियों में सोजिश की बायस बन सकता है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है और इसमें हम एकोनाइट हमारी मेडिसिन है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिकॉज प्राइमरी स्टेज में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वो बहुत अच्छा काम करती है और इन्फ्लुएंजा की सिम्टम्स इसमें पाई जाती हैं। फिर ये कि जलसीमियम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अर्ली स्टेजेस में काम करती है। यूपेटोरियम पर्फ है जो बोन ब्रेकिंग में काम करती है, बोन ब्रेकिंग पेन्स अगर आ रही हैं बॉडी में, बिल्कुल हड्डियों में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ बिलियस डिसऑर्डर्स हैं, तो बहुत अच्छा काम करेगी। फिर बैप्टीशिया है जो पोर्ट्रेट डायरिया होने की सूरत में, यानी कि साथ ही साथ ऐसा हो अगर, और आर्सेनिक है हमारी जो कॉपियस किस्म का फ्लू हो और प्रोस्ट्रेशन हो जाए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो उसमें, तो वहाँ पर देते हैं। सबडीला है, वहाँ पर क्या होता है कि एक्सेसिव स्नीजिंग होती है साथ में पेशेंट को और फ्रंटल हेडेक भी होता है, यानी सामने सर में पेशानी में दर्द होता है। इसी तरह आर्सेनिक आयोडाइड ये बहुत ही अच्छी फ्लू रेमेडी कह सकते हैं आप, बिकॉज फ्लूएंट क्राइजा में बहुत अच्छी है ये। और डलखामारा जो है अगर एक्यूट स्टेजेस में से यूज़ करवाते हैं और वेट वेदर की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हुआ होता है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह ब्राइनिया हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है जो ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है, स्पेशली जब वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से नीचे चला गया हो प्रॉब्लम। फिर सेंगुनेरिया है जो ट्रैकिया और लैरिंग्स पे बहुत अच्छा असर रखती है। इसी तरह फास्फोरस के हवाले से एक बात बताती चलूँ कि ये एज ए टॉनिक यूज़ करवानी चाहिए जब इन्फ्लुएंजा का अटैक ख़त्म हो जाता है और वीकनेस रह जाती है, तो एज ए टॉनिक ये बहुत अच्छा काम करती है। रेस्टॉक्स मेडिसिन जो है वेट होने की वजह से अगर इन्फ्लुएंजा या फीवर हो जाए तो हम यूज़ करवाते हैं और बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है इसका। इसी तरह कॉस्टिकम है, सोरनेस और ब्रूज्ड किस्म की कंडीशन पाई जाती हो, टूट फूट दुखन ये चीज़ पाई जाती हो, तो ये बहुत अच्छे तौर पे इसे क्योर कर देती है। जी आज के लिए इतना ही, और वाइंड अप करते हुए ये बात बताती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन जो मेडिसिन से रिलेटेड होती है ये स्टूडेंट्स के लिए होती है, डॉक्टर्स के लिए होती है, और ये कि कॉमन पर्सन जो हैं वो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए और देन जो है इसका इलाज कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।